मैं डॉक्टर मीनाक्षी शर्मा हूँ। मैं रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ आईवी हॉस्पिटल में। 4 फेब वर्ल्ड वाइड वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है। हम यहाँ पर 1 से 15 फरवरी तक कैंसर अवेयरनेस वीक मना रहे हैं। कैंसर अवेयरनेस में हम लोगों को सभी पॉपुलेशन को अवेयर करना चाहते हैं कैंसर्स के बारे में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रिवेंशन होता है बचाव। हम सब कैंसर से डरते हैं, सब चाहते हैं कि उससे कैसे बचें। सो वी हैव सर्टेन थिंग्स जो हम आपको बताना चाहते हैं उससे क्या बचाव है। सबसे पहले है कि आप अपना हेल्दी लाइफस्टाइल रखें, अच्छी एक्सरसाइज करें, वेट कम रखें और उसके बाद अच्छा खाना पीना खाएं, स्मोकिंग ना करें, टबैको च्यू ना करें और ड्रग्स जो आजकल चल रहा है वो ना करें। सो दीज आर द थिंग्स जो हम आपको बताना चाहते हैं। दूसरा है कि जब कैंसर हो गया या किसी को कुछ लक्षण आ रहे हैं कैंसर के, तो आप डॉक्टर के पास आए। नाउ लक्षण क्या होते हैं? साइंस एंड सिम्टम्स वो होते हैं शरीर के किसी भी अंग से अनवांटेड ब्लड आना, मुंह से, नाक से, खांसी में, लैट्रिन के रास्ते, पेशाब में, हमारी मेंसेस के अलावा ब्लड आना, ये सब अलार्मिंग साइन होने चाहिए। कभी भी ऐसा हो प्लीज़ आप डॉक्टर को सीख करें और हमारे पास आए। कहीं भी गांठ जो दर्द नहीं कर रही है, ज़्यादा समय से है, कहीं भी शरीर में किसी भी अंग में, तो प्लीज़ डॉक्टर के पास आए। खाना खाने में तकलीफ, कोई फोड़ा जो ठीक नहीं हो रहा है, वो प्लीज़ डॉक्टर के पास आए। इस तरह के कैंसर्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। देखिए, यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा कॉमन है फीमेल्स, वो है ब्रेस्ट कैंसर, जो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ मैनी रीजंस फीमेल्स में। और मेल्स में लंग कैंसर, कोलोरेक्टल कैंसर और स्टमक कैंसर, मल्टीपल कैंसर। लेकिन फीमेल में जो लीडिंग कॉज है, मतलब लीडिंग जो कैंसर है, दैट इज ब्रेस्ट कैंसर। और एक चीज़ और मैं बताना चाहती हूँ कि कभी भी गुर्दे की जो हमारे पित्त की पथरी होती है उसको इग्नोर ना करें। अगर किसी के पित्त में, दैट इज़ अ गॉल ब्लैडर में पथरी है, तो प्लीज़ उससे निकलवाइए बिकॉज दिस इज ऑल्सो अ कॉज ऑफ कैंसर। मैं डॉक्टर प्रियांशु चौधरी, मेडिकल ऑन्कोलॉजी कंसल्टेंट। अभी जैसे डॉक्टर मीनाक्षी ने बताया कि कैंसर के क्या क्या कारण होते हैं और कैसे उनको जल्दी पकड़ा जाए। तो कैंसर का इलाज के बारे में बहुत सारी भ्रम है, मिथ, बहुत सारी मिसकंसेप्शंस हैं जनरल पॉपुलेशन में। सबसे पहले उन्हें हम दूर करना चाहेंगे। कैंसर का इलाज हर स्टेज में संभव है, इवन एडवांस स्टेज में भी आजकल कैंसर का जो इलाज है वो संभव है। उसमें सिर्फ कीमोथेरेपी नहीं, आजकल टारगेटेड थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, ओरल थेरेपीज, बहुत सारी थेरेपीज उपलब्ध है। तो कीमोथेरेपी के नाम से ही पेशेंट्स जो है डर जाते हैं, तो वो डरना नहीं है। आजकल जो कीमोथेरेपी है उनकी साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत कम है कंपेयर टू जैसे पहले हुआ करते थे। टॉलरेबल होती है कीमोथेरेपीज, उसके साथ साथ टारगेटेड थेरेपीज भी हैं और इम्यूनोथेरेपीज भी हैं जो आपकी बॉडी के खुद के सेल्स को कैंसर से फाइट करने के लिए प्राइम करती है। तो जो कैंसर का ट्रीटमेंट है वो पिछले 20-25 सालों में बहुत बदला है। हर कैंसर अलग होता है, हर मरीज का इलाज अलग होता है, हर कैंसर का स्टेज वाइज भी इलाज अलग होता है। तो अगर आपने किसी पेशेंट को देखा है जिसको शायद कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हुए हों, ज़रूरी नहीं है कि वो आप में भी होगा। तो कैंसर का इलाज से भागना नहीं है। हर तरह के हर कैंसर का हर स्टेज में इलाज संभव है। तो अगर आप इलाज करवाना चाहते हैं तो एक डेडिकेटेड कैंसर सेंटर में जाइए। कैंसर आप कह रहे हो कि ट्रीटेबल है, बट कई बार कैंसर को ट्रीट करने के बाद भी वो दोबारा से ऑकर हो जाता है, वो क्या कारण है? देखिए, हर कैंसर की जो प्राइमरी ट्रीटमेंट ज़्यादा रहता है वो सर्जरी रहती है। सर्जरी के बाद हम कीमोथेरेपी देते हैं क्योंकि कुछ सेल्स हैं जो कैंसर के जो बॉडी में फैल जाते हैं या रह जाते हैं, जो सर्जरी से नहीं निकाले जाते हैं। उसके बाद हम कीमोथेरेपी या ओरल थेरेपी या टारगेटेड थेरेपी देते हैं। तो मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स में वो सेल्स मर जाते हैं। कुछ पेशेंट्स में ये सेल्स रह जाते हैं जो बाद में कहीं और जाकर रीएक्टिवेट हो जाते हैं, तो ये कैंसर वापस आने का कारण रहता है। इसीलिए हम अपने सारे कैंसर पेशेंट्स को पीरियोडिकली फॉलोअप करते हैं। हर 3 से 6 महीने में उनको बुलाते हैं, उनके स्कैन्स होते हैं, उनका जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन होता है, ताकि अगर बीमारी वापस भी आती है तब भी वो क्योर की जा सकती है। लेकिन वो जब वापस आती है तो उसको अर्लीस्ट स्टेज पे दोबारा हम डिटेक्ट करते हैं।
नॉर्मली अभी तक देखने जाता था कि 3rd या 4th स्टेज पर पहुंचने के बाद मरीज को कहा जाता था कि अभी टाइम बहुत कम है क्योंकि कैंसर बहुत ज़्यादा फैल चुका है, ठीक नहीं होगा। अभी आप कह रहे हो कि वो पॉसिबल है, ऐसा अभी क्या ट्रीटमेंट ऐसी आ गई है? सो जैसे हमने कहा कि एक तो हमने सबसे पहले कैंसर एक बीमारी है, लेकिन हर कैंसर का स्वभाव अलग होता है, उसकी जेनेटिक म्यूटेशंस अलग होती हैं। तो पिछले 10 से 15 सालों में जीन्स और म्यूटेशंस को टारगेट करने के लिए स्पेशल टारगेटेड थेरेपीज नहीं है। एक लंग कैंसर का उदाहरण दें, अगर हम लंग कैंसर में 10 साल पहले की बात करें, औसतन स्टेज 4 के जो औसतन सर्वाइवल जिसे जिंदगी कहेंगे 1 से 1.5 साल थी। अब कुछ कैंसर हैं लंग कैंसर के जो स्टेज 4 में भी 5 साल 6-7 साल 7 ईयर्स तक हम पहुंच रहे हैं, वो भी सिर्फ ओरल गोलियों पर। सिमिलरली ब्रेस्ट कैंसर में भी स्टेज 4 की ब्रेस्ट कैंसर के सर्वाइवल 5-6-7 साल तक पहुंच गया है। तो ये प्रोग्रेस साइंस की जो हो रही है, ये टारगेटेड थेरेपी और जीन डायरेक्टेड थेरेपी या म्यूटेशन डायरेक्टेड थेरेपी में, तो इसके कारण इवन स्टेज 4 में भी हमारे पास ऑप्शंस काफी बढ़ गई हैं। सो कैंसर इज नो मोर अ डेथ सेंटेंस इवन इन द एडवांस स्टेज। अमूमन कौन सी स्टेज में पता चल जाता है कि आपको कैंसर हो रहा है? देखिए, वो कैंसर टू कैंसर वेरी करता है और कंट्री टू कंट्री वेरी करता है। जहाँ पर स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स हैं, वेस्टर्न कंट्रीज में ब्रेस्ट कैंसर के स्क्रीनिंग प्रोग्राम है, वहाँ पर अर्ली स्टेज ज़्यादा होता है। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास स्क्रीनिंग प्रोग्राम पूरे इंडिया में वाइड स्केल पर नहीं है, तो हमारे यहाँ थोड़ा लेट स्टेज पे ही पेशेंट्स आते हैं। बाकी डिपेंड करता है कि अगर ओरल कैंसर्स हैं या ब्रेस्ट कैंसर हैं जहाँ लंप में एक गांठ फील हो सकती है, तो पेशेंट खुद आ सकते हैं। गॉल ब्लैडर का कैंसर है, वो अंदर फील नहीं होता जब तक वो बहुत ज़्यादा बढ़ नहीं जाता और पीलिया नहीं करता, तब तक वो लास्ट स्टेज तक पहुंच जाता है। तो कुछ कैंसर्स अर्ली डिटेक्ट किए जा सकते हैं और होते भी हैं, और कुछ कैंसर्स यूजुअली लेट स्टेज में प्रेजेंट करते हैं। फिर भी इंडिया में देखा जाए तो आधे से ज़्यादा कैंसर हमारे एडवांस स्टेज में ही पाए जाते हैं। तो आपको लगता है कि कोई पर्टिकुलर एज है कि इस एज ग्रुप में ज़्यादा कैंसर हो रहे हैं या किसी भी एज ग्रुप में? हाँ, देखिए, किसी भी कैंसर के लिए एज और लिंग दोनों इम्पोर्टेंट है। उस हिसाब से गाइडलाइंस हैं कि इतनी एज के बाद हमें स्क्रीनिंग करनी है। जैसे प्रोस्टेट कैंसर है, यूजुअली वो 55 से 60 साल के बाद पाया जाता है। ब्रेस्ट कैंसर है वो 45 से 55 इंडिया में। सर्विक्स कैंसर है वो 35 से 55 के बीच में। तो एक एज स्पेसिफिक स्क्रीनिंग गाइडलाइंस हैं, और स्पेशली अगर जिनको फैमिली हिस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग है, उन सब में स्क्रीनिंग थोड़ा और जल्दी करने का भी प्रावधान है। मेरा नाम डॉक्टर हेमकांत वर्मा, मैं कैंसर सर्जन के रूप में आईवी हॉस्पिटल मोहाली में कार्यरत हूँ। कैंसर की प्रिवेंशन में जैसे अगर हम बात करें कैंसर की रोकथाम में, तो 2 वैक्सीन के बारे में स्पेशली मैं कहना चाहूँगा। एक तो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, एक ऐसा वायरस जो कि महिलाओं में बच्चादानी के मुख के होने वाले कैंसर जो होते हैं, सर्विक्स कैंसर जिसको हम कहते हैं। इसके अलावा जो नॉन कैंसरस, बिना कैंसर वाली भी बीमारियाँ जो होती हैं प्राइवेट पार्ट्स के अंदर, जैसे वार्ड्स हैं, उनको रोकने में काफ़ी मददगार है। और ये वायरस जो है 90% से भी ज़्यादा सर्विक्स कैंसर कॉज करता है। अगर हम इसको 9 साल से 26 साल तक की उम्र की महिलाओं, लड़कियों में इस वैक्सीन को दें, तो उसकी प्रोटेक्शन जो है इस कैंसर को हम 80% से भी ज़्यादा इस कैंसर को होने को रोक सकते हैं। उसी तरह दूसरा वैक्सीन एक जो है हेपेटाइटिस बी वायरस के लिए, जो कि ऐसा वायरस जो लीवर कैंसर के अंदर जिसका एसोसिएशन पाया गया है। तो अगर इस वैक्सीनेशन को हम यूजुअली हेल्थ केयर वर्कर्स या हाई रिस्क जो कैंडिडेट्स जिनको ब्लड सैम्पलिंग करनी होती है या फिर हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उनके अंदर हम इस वैक्सीन को रूटीनली देते हैं। अदरवाइज जो हाई रिस्क जोन में लोग रहते हैं या फिर जहाँ पर कॉन्टामिनेटेड नीडल यूज़ होती हैं या फिर ड्रग एब्यूज़ ज़्यादा है, उस जगह पे भी वैक्सीन को इंट्रोड्यूस किया जाना चाहिए। दूसरा एक हम बात करना चाहेंगे स्क्रीनिंग के बारे में। स्क्रीनिंग का मतलब होता है कि जब हम कैंसर को उस स्टेज में पकड़ें जब उसके कोई सिम्टम्स या फिर वो कोई लक्षण किसी भी इंसान के अंदर नहीं कर रहा है। स्क्रीनिंग हम करते हैं नॉर्मल पॉपुलेशन के अंदर, जिसे कोई कैंसर के कोई लक्षण नहीं है, जिन्हें कोई तकलीफ नहीं है। तो कैंसर की स्क्रीनिंग के प्रोटोकॉल्स को हमें और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए। और कुछ जो स्क्रीनिंग के माध्यम हैं, जैसे कि हम ब्रेस्ट कैंसर की अगर हम बात करें तो 50 साल की उम्र के बाद आफ्टर 45 ईयर्स हर महिला को 45 से 50 साल की उम्र में हर साल में एक बार बच्चों ब्रेस्ट की एक्सरे, जिसको हम मेमोग्राफी कहते हैं, प्लेन एक्सरे एनुअली एक बार करवाना चाहिए। और उसी तरह से बच्चादानी के मुख के कैंसर को हम जल्दी डिटेक्ट कर सकते हैं उससे होने वाले पहले बदलाव जो होते हैं उन, जिसमें हम एक बच्चादानी के मुख से एक स्मीयर बनाते हैं, पैप स्मीयर उसको कहा जाता है,
ये ओपीडी प्रोसीजर है, बहुत लो कॉस्ट प्रोसीजर, इजीली अवेलेबल, हर जगह होता है। पैप स्मीयर को प्रमोट करना चाहिए, बट हर महिला जो कि 21 साल से उम्र जिनकी ज़्यादा है या सेक्सुअली एक्टिव हैं या मैरिड हैं, उनको 21 साल की उम्र के बाद हर 3 साल में पैप स्मीयर की जांच करवानी चाहिए। अगर इसी पैप स्मीयर के साथ आप ह्यूमन पैपिलोमा वायरस या एचपीवी वैक्सीन की टेस्टिंग भी करते हैं तो उसमें आप 3 साल की बजाय 5 ईयर्स 5 साल में एक बार आपको जांच करवानी होती है। तो ये जांचें सिंपल टेस्ट हैं, लो कॉस्ट, कम, आपकी खर्चा भी कम होता है और आप कैंसर के होने उसको जब तक वो सिम्टम आपको प्रोड्यूस करें या फिर एडवांस स्टेज में, उससे पहले आप उसको पकड़ सकते हैं। किसी भी इंसान के अगर आपकी फैमिली में पेट के रास्ते में कैंसर है या फिर बड़ी आंत के, छोटी आंत के कैंसर होते हैं, उन्हें हम दूरबीन के माध्यम से भी स्क्रीनिंग करके पकड़ा जा सकता है। प्रोस्टेट के अंदर जैसे हम स्क्रीनिंग, जो सिंपल एक ब्लड टेस्ट होता है, सीरम पीएसए जिसको कहते हैं, और एक अल्ट्रासाउंड के माध्यम से भी उसकी जांच एक पर्टिकुलर एज के बाद की जाए तो हम कैंसर को शुरुआती स्टेज में पकड़ सकते हैं। और जितनी अर्ली स्टेज में हम कैंसर को डायग्नोज करें, जितना अर्ली स्टेज में उसको पकड़ लें और उसे जल्दी ट्रीटमेंट दें, तो हम मैक्सिमम क्योर रेट जो है, हाईएस्ट लेवल ऑफ सर्वाइवल पेशेंट को दे सकते हैं। और ये ना सिर्फ आपकी कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट को बढ़ाता है, बट क्वालिटी ऑफ लाइफ आफ्टर ट्रीटमेंट भी आपकी इम्प्रूव करता है। सो कैंसर की अवेयरनेस और उसकी अर्ली डिटेक्शन ही हमारा मेन थीम है। और कैंसर की जो केयर लोगों को मिलती है उसमें जो गैप्स हैं, विच आर लाइक कि कोई रूरल एरिया में रहता है, किसी को सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ठीक नहीं है, जो गैप मिलता है लोगों को ट्रीटमेंट में या फिर उनकी केयर में या डायग्नोसिस में या स्क्रीनिंग में, उस गैप को भी कम किया जाना चाहिए ताकि हर इलाज, हर सुविधा हर इंसान तक पहुंचे। यही हमारी प्रयास है और यही हमारा संदेश है।